हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं शेड्यूल एंड ट्रांजैक्शंस इन डीबीएमएस। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, आई पर्सनली सजेस्ट कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट समझ में आ जाए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। आज वाले वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे शेड्यूल क्या होते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसको आसानी से समझें तो जो सीरीज ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन से अनदर ट्रांजेक्शन तक के बीच में, ये सब एक शेड्यूल कहलाता है। सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो सपोज जैसे क्या हुआ कि दो ट्रांजेक्शन एक साथ चल रहे हैं, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है पहले कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाद में कौन सा होगा। ठीक है, या फिर दोनों कॉन्करेंट चलेंगे, या दोनों सीरियल में चलेंगे, या दोनों पैरेलल में चलेंगे। तो ये जो होता है ये चीज कहलाती है शेड्यूल, यानी कि सारे ट्रांजेक्शन जो हमारे पास मौजूद हैं इनका एग्जीक्यूशन साइकिल क्या रहेगा, पहले कौन सा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाद में कौन सा होगा, या दोनों ही कॉन्करेंट में चलेंगे। ठीक है, ये चीज शेड्यूल कहलाती है। शेड्यूल से हमें पता लगता है कि किस तरह से ट्रांजेक्शन को प्रोसेसर के पास भेजना है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो इससे हमें एक्चुअली पता लगता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में अगले कौन से ट्रांजेक्शन का नंबर है। वो अगर कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन चल रहे हैं तो हमें पता लगता है कि जो दोनों, जैसे सपोज दो ट्रांजेक्शन T1 T2 एक साथ चल रहे हैं, कॉन्करेंट में चल रहे हैं और उनके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, तो किस ट्रांजेक्शन के किस ऑपरेशन के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के किस ऑपरेशन को भेजना है, ये चीज भी शेड्यूल से पता लगती है। ठीक है, मेनली जो होते हैं तीन तरह के शेड्यूल्स होते हैं, सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल एंड सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल शेड्यूल की। ठीक है, उससे पहले एक बार ये देख लीजिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ शेड्यूल। दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, ये T1 के सारे ऑपरेशन है और ये T2 के सारे ऑपरेशन है। ये दोनों को जिस तरह से हमने यहाँ लिखा उससे क्या पता लग रहा है कि पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, जब T1 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा देन T2 एग्जीक्यूट होगा। तो ये एक तरह से आपको एक शेड्यूल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। ठीक है, सो बात करते हैं सीरियल शेड्यूल की। सीरियल शेड्यूल जो होता है इसके अंदर जब तक एक ट्रांजेक्शन जो पहले एग्जीक्यूट होने गया है जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे ट्रांजेक्शन को हमेशा एग्जीक्यूट होने के लिए पहले ट्रांजेक्शन का वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो पहला ट्रांजेक्शन, सपोज जैसे T1 और T2 दो ट्रांजेक्शन है, इसमें T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और T2 बाद में आया। अब यहाँ पे T2 को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि T1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज जैसे यहाँ हम देखें तो T2 के अंदर तो सिर्फ 3 ही ऑपरेशन है और T1 के अंदर टोटल 6 ऑपरेशन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो T2 को बिना वजह छोटे से काम के लिए ज्यादा देर वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सीरियल शेड्यूल का जो है कंसेप्ट यही होता है कि जो पहले आया है वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा। हाँ, अब अगर जैसे दो ट्रांजेक्शन एक साथ आ गए तो ये हमारे हाथ में है कि हम पहले किसे भेजना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने T1 को पहले भेजा है, T2 को बाद में। मैं चाहूँ तो इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, पहले मैं T2 को भेज दूं, देन उसके बाद में जब T2 कंप्लीट होगा तो मैं T1 को भेज सकता हूँ। तो ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, कि सीरियल शेड्यूल को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करवाएं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक ट्रांजेक्शन T1 है जिसके अंदर दो ऑपरेशन है। पहला क्या है, A को रीड करो, उसमें से N की वैल्यू लेस करो एंड A की लेटेस्ट वैल्यू को राइट कर दो, लिख दो, परमानेंट सेव कर दो। फिर B को रीड करो, उसके अंदर जो है N की वैल्यू ऐड करो एंड B की जो नई वैल्यू आई है उसको भी सेव कर दो। फिर T2 आया, A की वैल्यू रीड करो, ठीक है, और उसके अंदर M जो है ऐड कर दो और A की वैल्यू राइट कर दो। तो यहाँ पे T2 बाद में एग्जीक्यूट हुआ, T1 पहले। अब सीरियल शेड्यूल में हो क्या रहा है, पहले T1 पूरा एग्जीक्यूट हुआ तो दोनों के लिए, इन दोनों को जब मैंने सीरियल शेड्यूल में भेजा तो मैंने A की वैल्यू सपोज दे दी मैंने 100। ठीक है, अब यहाँ पे पहले T1 एग्जीक्यूट हुआ तो वो A की वैल्यू ले रहा है 100। अब वो 100 के अंदर से N लेस कर रहा है, सपोज जैसे N की वैल्यू है 10 तो उसने 100 में से 10 लेस किया। अब कितना बचा, 90 को उसने जो है 90 को इसने यहाँ पे 19 को जो है इसने 90 जो है इसने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, राइट, A 90 हो गया। अब ये 90 यहाँ पर आया है, उसके अंदर M की वैल्यू ऐड हो रही है। यही अगर T2 पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाता तो वो डायरेक्ट जो है 100 पे वर्क करता। तो सीरियल शेड्यूल में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन पहले जाता है वो वैल्यूज को पहले एक्सेप्ट करता है एंड देन उनको चेंजेस करता है और यही अपडेटेड वैल्यू सेकंड ट्रांजेक्शन को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल की। ठीक है, नॉन सीरियल शेड्यूल जैसा नाम से पता लगा है इसके अंदर कोई भी सीरियल फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड होता है कौन सा ट्रांजेक्शन कब एग्जीक्यूट होने जाएगा। प्रीफरली इसको हम कुछ भी बता नहीं सकते। जैसे अगर हम यहाँ देखें, इसमें देखें हम, अगर ये देखिए इधर यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि T1 और T2 एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इसको आप कॉन्करेंट भी बोल सकते हो। कैसे? T1 का पूरा क्या है, रीड A माइनस N, फिर राइट A, फिर रीड B प्लस N एंड राइट B। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, T1 का जो है हाफ पार्ट ही हुआ है अभी तक। अब हो क्या रहा है, हाफ पार्ट ही हुआ है, रीड A माइनस N। अब यहाँ पे भी आपस A को रीड कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, यहाँ पे तो A की वैल्यू अभी तक अपडेट ही नहीं हुई, तो अबॉर्ट होकर के ये भी A की फ्रेश वैल्यू ले लेगा। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल। यहाँ पे क्या होता है, नॉन सीरियल शेड्यूल के अंदर जितने भी जो ऑपरेशंस होते हैं, इनका सीक्वेंस या इनका सीरीज नंबर बिल्कुल इररिलेवेंट होता है। रैंडमली कोई सा भी ऑपरेशन कभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो इसी सीक्वेंस में है कि भाई वो वैल्यूज कैसे बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पर A और B की वैल्यूज तो बदल दी है, A की भी बदल दी, B की बदल दी है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसमें A की वैल्यू पूरी तरह से चेंज होने के बाद में T2 को मिली। ठीक है, यानी T2 को अपडेटेड वैल्यू मिली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे T1 ने भी A की फ्रेश वैल्यू ली और T2 ने भी A की फ्रेश वैल्यू ले ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक वैल्यू को राइट नहीं किया गया। जब तक राइट नहीं किया जाएगा तब तक A की अपडेटेड वैल्यू T2 को नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे भले ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे रीड A स्टार्ट हो गया T2 का, तो ये भी फ्रेश वैल्यू ही लेगा। कैसे? सपोज जैसे एग्जाम्पल फिर से लेता हूँ मैं, A की वैल्यू हो गई 100 में से मुझे 20 लेस करना है। ठीक है, तो मैंने 100 में से 20 लेस कर दिया, कितनी वैल्यू हो गई 80। लेकिन अभी तक मैंने उसको राइट नहीं किया, यानी जो अपडेटेड वैल्यू है 80 उसको मैंने अभी तक सेव नहीं किया है। तो यहाँ पे इसी बीच T2 का भी रीड A स्टार्ट हो गया, तो बाय डिफॉल्ट 80 लेने के बजाय बाय डिफॉल्ट 100 ले लेगा और 100 के अंदर M जो है जोड़ देगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन सीरियल शेड्यूल का नुकसान क्या हो रहा है कि दोनों ही ट्रांजेक्शन जो सिमिलर वैल्यू ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन आउटपुट लाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे कि नहीं भी पहले ये एग्जीक्यूट को फाइनल A की वैल्यू शो करो, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ऐसा मैं कर ही नहीं सकता, दोनों फ्रेश वैल्यू पे काम कर रहे हैं। उसी तरह से B की बात करें, रीड B, ठीक है, एंड देन राइट A। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या है, B का कोई ऑपरेशन नहीं है, इसलिए B की वैल्यू तो फिर भी सही आएगी। लेकिन A के साथ A ड्रॉबैक हो रहा है कि A की सिमिलर वैल्यूज को दोनों ही ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, तो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं रह पाए, इंडिविजुअल यूनिट की तरह वर्क करेंगे। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे इधर राइट A तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली वैल्यू कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से लाइट चली गई, सिस्टम बंद हो गया, डेटाबेस सपोर्ट नहीं कर रहा और ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो ऑटोमेटिक ये जो है ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा और रोल बैक हो जाएगा और फिर से A की वैल्यू जो प्रीवियस पहुंच जाएगी। यानी कि T2 कंप्लीट नहीं होने की वजह से T1 का जितना पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है पार्शियली कमिटेड, वो भी जो है फेल्ड हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, ये है हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल। अब बात करते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल की। सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, देखिए जितने भी नॉन सीरियल शेड्यूल हैं इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस फाइंड आउट करके निकालना, ताकि दोनों ही ट्रांजेक्शन जो हैं जो नॉन सीरियल में चल रहे हैं ये प्रॉपरली सही तरीके से एग्जीक्यूट होए और एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट करे। इसी चीज को बोला जाता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल या सीरियलाइजेबिलिटी। यानी कि जितने भी जो नॉन सीरियल शेड्यूल हैं जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इनको एक जो है सीरियल में लेकर के आना, इसी चीज को बोला जाता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल। या फिर सिंपल सा अगर हम बोले, किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल को जब शेड्यूल्ड कर दिया जाता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो उसे सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है एक तरह से कुछ ये आपका सीरियल शेड्यूल की तरह ही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, आपको ये जो है डेटा मिलता है, देन आपको जो है इसको इस कंडीशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पे हम एक नॉन सीरियल शेड्यूल को एक सीरियल शेड्यूल में लेकर के आते हैं, इस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को ही सीरियलाइजेबिलिटी कहा जाता है। और इस तरह के जो शेड्यूल बनते हैं फाइनली, उन्हें बोला जाता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल। इसके अंदर जो आपको जो शेड्यूल मिला वो नॉन सीरियल था, लेकिन पहले आपने उसको क्या किया, सीरियल शेड्यूल के अंदर बदल दिया, देन उसकी आपने एग्जीक्यूशन करी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, एक नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है ये सीरियलाइजेबल कब होगा, जब इसका जो रिजल्ट होगा किसके इक्वल होगा, इसके ट्रांजेक्शन से एग्जीक्यूट को सीरियल करने के इक्वल। यानी कि सिंपल सा ये एक नॉन सीरियल सीक्वेंस है, नॉन सीरियल शेड्यूल है। ठीक है, इसको हम सीरियल तभी कर पाएंगे जब इनके जो आउटपुट आ रहे हैं और इनके जो आउटपुट आ रहे हैं वो सिमिलर निकले। ठीक है, तभी हम इनको शेड्यूल कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसका आउटपुट अलग आ रहा है और इसका आउटपुट अलग आएगा तो यहाँ पे हम इसको शेड्यूल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो था अबाउट शेड्यूल, जिसके अंदर हमने सीरियल, नॉन सीरियल और सीरियलाइजेबल शेड्यूल पढ़े। अगर फिर भी अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है, कोई सजेशन या फीडबैक है, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे।
इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।